हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मित्रों, इसमें 3 टेस्ट हमने कर लिया है एनसीईआरटी का, जिसमें इतिहास सब्जेक्ट अभी चल रहा है और इस सीरीज़ का ये चौथा वीडियो बनेगा। इसमें हम लोग 11th और 12th का जो है लगभग दोनों पोर्शन कर लेंगे, सारे हिस्ट्री का। फिर हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट में आएंगे। 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का भी एक सप्ताह के जनवरी माह का जो करेंगे, और 80 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री का रहेगा। ठीक है, तो क्लास 11th का पिछले अध्याय में कुछ किए हुए थे, इसमें जो है लगभग जितना भी बचा होगा तो वो कर लेंगे हम लोग। तो ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री का। फिर हम लोग दूसरे सब्जेक्ट पर आएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया अभी तक यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, इसमें जो है कंप्लीट एनसीईआरटी का जो है वो आपको मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि किस हड़प्पाई स्थल पर नहरों के अवशेष मिले हैं। तो देखिए, नहरों का जो अवशेष मिला है वो सोरतुघई में मिले हैं। और यदि हम लोग देखें तो हड़प्पा का जो अधिकांश स्थल है वह अर्धशुष्क क्षेत्र में स्थित है ना। हड़प्पा जहाँ स्थित है वो सारे लगभग जो है आधे सूखे क्षेत्र है, जहाँ पर नदियाँ हैं पर समुद्र बहुत कम ही एरिया में है। ठीक है, और वहाँ संभवतः कृषि के लिए और के जो सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ती थी, ठीक है, खुद से। तो वहाँ पे नहरें और कुएं खोदना होता था। अफगानिस्तान में ये सोरतुघई नामक जो है स्थल है जो और ठीक है, तो लोथल जो है वहाँ पर जो वो बंदरगाह मिले हैं। और यदि धौलावीरा का देखें तो धौलावीरा में जो है वह कुआं मिला है। संभवतः कुआं का भी उपयोग जो है सिंचाई के लिए और पीने के लिए, पानी के लिए किया जाता हो। ठीक है, तो ये सब है। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा कह रहा है कि हड़प्पाई बस्तियों के संदर्भ में विचार करना। पहला कह रहा है कि सामान्यतः हड़प्पा स्थलों की बस्तियां 2 भागों में विभाजित होती थी। और दूसरा कह रहा है कि एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया जिसे दुर्ग कहा जाता था। दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया जिसे निचला शहर कहा जाता था। ये दोनों ही कथन सही है। हड़प्पा की ऐसी थी व्यवस्था कि उसमें जो नगरें थी, बस्तियां थी, वह 2 स्तर पर बनाई जाती थी। पहला एक दुर्ग होता था जो किलों से घिरा होता था। ठीक है, उसमें संभवतः उच्च वर्ग के लोग जो है निवास करते थे। और एक निचला स्तर होता था जिस पर सामान्य लोग होते थे, और सामान्य जो है लोग जो है सामान्य तरह की बस्तियां भी उसमें बनाई गई थी। ठीक है, तो दुर्ग जो होता था वो ऊंचे टीले पर हुआ करते थे। तो ये दोनों ही कथन इसके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पाई समाधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है इन समाधानों में मृत्यु के उपरांत जीवन की अवधारणा के सबूत मिलते हैं। इन समाधानों में मृत्यु के उपरांत जीवन की अवधारणा के सबूत मिलते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। तीसरा कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास था। ठीक है, तो तीसरा जो प्रश्न है इसमें 1 और 2 क्या है, सही है। ठीक है, तो मृत्यु के उपरांत जो है जीवन की अवधारणा के सबूत मिलते हैं, क्योंकि मृत्यु में शवों के साथ जो है समाधान जो मिलते हैं उसमें उसके साथ अन्य चीज़ों को भी दफनाया गया था, है ना। तो इससे सबूत होता, इससे पता चलता है कि मृत्यु के उपरांत वो लोग जीवन की कल्पना करते थे। पुरुषों और महिलाओं दोनों समाधानों से आभूषण मिलते हैं, ये भी सही है। दोनों ही समाधानों से क्या करते हैं, आभूषण मिलते हैं। महिलाओं और पुरुष जो है दोनों ही आभूषण पहनते थे उस समय में। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास था। नहीं, बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने का विश्वास नहीं था। सिर्फ ऐसी वस्तुएं जो उनमें क्या था, साधारण वस्तुएं जो उनके साथ जाती थी, जैसे तो दफनाने का इस तरह का रिवाज हुआ करता था। तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा इसका बी, 1 और 2 दोनों। चौथे प्रश्न पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि हड़प्पा काल में वस्तु और उसके प्राप्ति स्थान का मिलान करना है। तो शंख कह रहा है कहाँ से मिला था,
तो शंख जो मिला था वो मिला था बालाकोट से, ठीक है। शंख कहाँ से मिला था? बालाकोट से मिला था। और लाजवर्धमणि जो है वह सोरतुघई से मिला है। कहाँ से? तो सोरतुघई से लाजवर्धमणि मिला है। तांबा जो है वह तांबा मिला है आपको खैतरी से, और सोना जो है वह दक्षिण भारत से मिला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए, डी और सी, बी, ठीक है। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा, ए, डी, सी, बी। 5वें प्रश्न पे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हड़प्पाई व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि हड़प्पा व्यापार समुद्र के मार्ग से भी होता था, तो ये कथन सही लग रही है, ठीक है। हड़प्पा का जो व्यापार था वह समुद्र मार्ग से ही हो रही है, क्योंकि बहुत सारे जो है द्वीप मिले हैं और उसमें बंदरगाह में मिले हैं। तो ठीक है, तो पहला कथन इसका सही हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है कि दिलमुन के लेख में हड़प्पा को मेलुहा कहा जाता था, तो ये कथन गलत है, ठीक है। हड़प्पा को मेलुहा नहीं कहा जाता था। मेलुहा एक अलग जगह था जहाँ से जो है बहुत सारे लाजवर्धमणि, तांबा, कार्नेनियन, ठीक है, सोना या और अन्य प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, तो वो क्षेत्र था। दिलमुन का मतलब होता है कि उस समय संभवतः बहरीन द्वीप था। बहरीन के लिए दिलमुन जो है वह उपयोग किया गया संभवतः, तो उसके बदले में दिलमुन कहा जाता था, ठीक है। तो उसके लेख में जो है मेलुहा के लेख में ही इसी तरह का चीज़ प्राप्त हुआ है, तो केवल एक जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हड़प्पाई बाटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अगर बाट सेलखरी नामक पत्थर से बनाए जाते थे, तो ये गलत है। बाट जो है सेलखरी से नहीं बनाए जाते थे। उस समय जो है विनिमय बाट जो है बहुत ही सूक्ष्म और परिशुद्ध प्रणाली का जो है नियंत्रण होता था, और चौट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। किससे? तो चौट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, तो पहला गलत हो जाता है, ठीक है। इन बाटों के निचले मानदंड दशमलव थे, जबकि ऊपरी मानदंड द्विआधारी प्रणाली का अनुसरण करते थे, ठीक है। तो निचले मानदंड जो है वह द्विआधारी प्रणाली का अनुसरण करता था, और ऊपरी मानदंड जो है वह दशमलव प्रणाली का अनुसरण करता था। तो ये उल्टा दिया हुआ है, तो ये कथन भी गलत है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। छठे प्रश्न पे आते हैं। इसमें कह रहा 7वें प्रश्न पे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के संदर्भ में असत्य कथन को चयन करना है। तो नई वस्तुओं में आबादी बढ़ने लगी थी, ठीक है, ऐसा कुछ साक्ष्य वहाँ पे नहीं मिला है, तो ये तो नहीं होगा। हड़प्पा स्थलों के भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, ऐसा भी कुछ साक्ष्य नहीं मिला है। एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व का अंत हो गया। हड़प्पाई वस्तुओं की संख्या कम हो गई, ठीक है। तो हड़प्पाई वस्तुओं की संख्या कम हुई, ये इसको माना जा सकता है, लेकिन इसमें ये तीनों जो है उसको नहीं माना जा सकता है। तो हड़प्पा का जो अंत हुआ, हड़प्पा सभ्यता का जो अंत हुआ, इसका कोई एक ऑथेंटिकेट जो है, एक मानक जो है वह कारण नहीं है। बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे इतिहासकार कह रहे हैं कि इसमें क्या हो गया कि बाढ़ आ गया, या कोई कह रहा है कि आक्रमण हो गया, लूट लिया गया और वहाँ जो है खाली कर दिया गया शहरों को, ठीक। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो इनमें जो सबसे हमको उचित आंसर लग रहा है वो लग रहा है कि हड़प्पाई वस्तुओं की संख्या क्या हो गई थी, कम हो गई थी किसी कारणवश, ठीक। 8वें प्रश्न पे आते हैं। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखी है? तो ये एस.एन. राव ने लिखी है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी एस.एन. राव साहब ने लिखी है, ठीक है। 9वें प्रश्न में खोजकर्ता और उनसे संबंधित स्थलों का मिलान करना है। खोजकर्ता में है S.R. राव, ठीक। और तो S.R. राव जो है क्या खोजे थे, ये लोथल का खोज किया था इन्होंने, तो ये हो जाएगा बी। बीबी लाल जो है उन्होंने किसका खोज किया था, तो उन्होंने खोज किया है आपको कालीबंगन का, तो ये हो जाएगा, ठीक है। M.R. मुगल जो है वह भावलपुर का खोज किया है, तो ये डी हो जाएगा। और R.S. बिष्ट जो है वह धौलावीरा का खोज किया है, तो ये सी हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा BADC, ए ही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक।
चलिए 10वें प्रश्न पे चलते हैं। 10वां कह रहा है कि ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ सर्वप्रथम किसने निकाला। ठीक है, तो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ जो है वह सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने निकाला। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। प्राचीनतम अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्राचीनतम अभिलेख ब्राह्मी भाषा में लिखे जाते थे। ठीक है, और दूसरा कथन तमिल भाषा में भी अभिलेख लिखे जाते थे। तो दूसरा कथन सही है, इसका पहला गलत है। ठीक है, तो केवल बी जो है इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो यदि हम इसके कारण का देखो तो ब्राह्मी भाषा में नहीं लिखे जाते थे, ये प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। ठीक है, ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी और प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। ठीक है, 12वें प्रश्न में आते हैं। कह रहा है कि अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में हैं। दूसरा कह रहा है कि पूर्वोत्तर से मिले अभिलेख अरामेइक और यूनानी भाषा में है। ठीक है, तो पहला जो कथन है वो सही है। अशोक का जो अधिकांश अभिलेख है वह किस भाषा में है, तो वह प्राकृत भाषा में है। ठीक है, पूर्वोत्तर से जो मिले अभिलेख है वह अरामेइक और यूनानी भाषा में है। ठीक है, तो देखिए मौर्य साम्राज्य के जो अशोक का अभिलेख मिलता है उसमें अधिकांश तो प्राकृतिक भाषा में थे, लेकिन पश्चिमोत्तर में जो है अभिलेख जो है वह अरामेइक और यूनानी भाषा में है, पूर्वोत्तर में नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ये पश्चिमोत्तर में जो है, पश्चिम और उत्तर पश्चिम में जो है जितने भी लेख मिले हैं वो मिले हैं किसमें, अरामेइक और यूनानी भाषा में। ठीक है, और जो प्राकृतिक भाषा में लेख मिले हैं वह किस लिपि में मिले हैं, तो वह मिले हैं ब्राह्मी लिपि में। इससे पहले वाले प्रश्न पे हमने चर्चा किया अभी, वह ब्राह्मी लिपि में मिला है। ठीक, चलिए तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक। 13 पे आते हैं। 13 में कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में कौन सम्मिलित नहीं था। तो तक्षशिला तो था ही, तोसली सुवर्णगिरी तो था ही, काशी नहीं था। ठीक है, काशी जो है राजनीतिक केंद्र में सम्मिलित नहीं था, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। यदि हम लोग सभी राजनीतिक केंद्रों की बात करें तो 5 जो है वह प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। इनमें से कौन है, एक तो तक्षशिला, तोसली, ठीक है, और ये सुवर्णगिरी तो है ही 3, तो 3 तो यहाँ हो ही गया। और जो एक केंद्र था, एक था उज्जैनी। ठीक है, कौन सा, तो उज्जैनी, और एक जो केंद्र था पाटलिपुत्र, ये एक मेन केंद्र था पाटलिपुत्र। तो ये 5 जो है राजनीतिक केंद्र थे। 14वें प्रश्न पे आते हैं। तो ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में कह रहा है विचार। पहला कह रहा है कि यह एक बृहद शिलालेख है, तो ये गलत है, यह बहुत बड़े शिलालेख नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति प्राकृतिक भाषा में लिखित है, तो ये भी गलत है, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इनको जो लिखाया गया है वह किसके द्वारा लिखाया गया है, तो गुप्त सम्राट जो है लिखाया था, कौन, हरिसेन। गुप्त सम्राट हरिसेन जो है इसको लिखाया था। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ भी इसको कहा जाता है। तो ये दोनों ही कथन गलत हो गए, इसका उत्तर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। चलिए 15 में आते हैं। कह रहा है जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई है, तो जातक कथाएं जो है वह पाली भाषा में लिखी गई है। तो जातक कथाएं में क्या थे, तो भगवान बुद्ध के द्वारा जो विचार थे वो दिए गए थे। ठीक है, तो वो पाली भाषा में ही दिए गए थे, तो पाली भाषा में उनको लिखी गई है। 16वां मनुस्मृति का संकलन कह रहा है कि किस कालखंड में किया गया है, तो मनुस्मृति का संकलन किया गया है आपको 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में किया गया है।
ठीक है। तो 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में किया गया मनुस्मृति का संकलन। पुरुष सूक्त जिसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का अंश शामिल है किस वेद से संबंधित है? तो पुरुष सूक्त जो है वह ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, चलिए जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उनमें हम फटाफट करते हैं, ठीक है ना। इन सब प्रश्नों में उतने ज़्यादा जो है व्याख्या की जरूरत नहीं है। 18वें प्रश्न की बात करें, बौद्ध संघ महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, बौद्ध संघ तथा महिला। तो प्रारंभ में बुद्ध स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने के विरुद्ध थे, तो ये सही कथन है। प्रारंभ में जो है स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। जिन बौद्ध भिक्षुनियों ने निर्वाण प्राप्त कर लिया उन्हें थेरी कहा गया, तो ये कथन सही है। तो दोनों ही कथन इसमें क्या है, सही है। ठीक है, चलिए 19 में चलते हैं। कह रहा है अल बिरूनी को भारतीय समाज को समझने में किन अवरोधों का सामना करना पड़ा? तो अल बिरूनी को जो है भारतीय समाज को समझने में सबसे पहला सामना करना पड़ा वह कैसी? तो भाषा, क्योंकि वह फारसी बोलते थे और यहाँ जो है अलग भाषा बोली जाती थी। तो ये भाषा जो है वो एक उनकी कठिनाई हुई। और दूसरा जो है धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता, ये भी कठिनाई हुई। ठीक है, धन की कमी नहीं थी। तो दो कथन इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, 20 इब्न बतूता कह रहा है कि द्वारा डाक व्यवस्था के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कह रहा है कि इनमें से भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। ठीक है, भारत में कितने प्रकार की? तो 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। तो ये कथन क्या है, सही है। और अश्व डाक व्यवस्था जिसे उलुक कहा जाता है। तो एक डाक व्यवस्था है अश्व डाक व्यवस्था, जिसको क्या कहा जाता था? तो उलुक कहा जाता था। ठीक है, पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता था। पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती थी। ठीक है, तो ये कथन भी क्या है, सही है। तीनों ही कथन क्या है, सही है। ठीक है, पैदल डाक व्यवस्था इसीलिए अश्व डाक व्यवस्था से तीव्र होती थी क्योंकि उसमें क्या होता था कि लोगों की चेन बनी होती थी। अलग अलग पॉइंट पे लोग खड़े होते थे। यहाँ से कोई आया, ये पत्र इसको दिया, फिर ये पत्र इसको देता था, फिर ये पत्र इसको देता था, इस तरीके से चलता था। ठीक है, तो इसीलिए पैदल डाक व्यवस्था जो है वह अश्व डाक व्यवस्था से तीव्र होता था, क्योंकि उसमें लोगों की जल्दी ज़्यादा थकान नहीं होती थी, है ना। 21वें प्रश्न की बात करें, ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी है? तो ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर जो लिखी है वह लिखी है फ्रांसवा बर्नियर ने। ठीक है, किसने लिखी है? तो फ्रांसवा बर्नियर ने लिखी है ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया है? तो यह क्या है, मॉन्टेस्क्यू ने। किसने? तो मॉन्टेस्क्यू ने जो है वह प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित किया है। 23वें प्रश्न पे आते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मध्यकालीन भारत में दासों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। ठीक है, तो ये कथन सही है। मध्यकालीन भारत में जो है दासों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था, तब ना गुलाम वंश जो है वो स्थापित हुआ था। बहुत सारे गुलाम को खरीदे बेचे जाते थे। दासों का इस्तेमाल मुखबिरी में किया जाता था, तो ये कथन भी सही है। दासों का इस्तेमाल जो है बहुत सारे कार्यों में किया जाता है, जिनमें से मुखबिरी जो है एक कार्य था। बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में विस्तार से लिखा है, तो ये कथन भी क्या है, सही है। बर्नियर ने जो है सती प्रथा के बारे में बहुत ही विस्तार से लिखा है। ठीक है, उन्होंने ये भी लिखा है कि कुछ महिलाएं क्या करती थी, तो प्रसन्नता से सती प्रथा को चुन लेती थी और स्वयं को आत्मदाह कर लेती थी पति के साथ, और कुछ जो है ज़बरदस्ती किसी को करवाया जाता था। ठीक है, चलिए 24वें प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है बीर साहब परंपरा के संबंध में विचार करना है। तो पहला कह रहा है कि इसका उद्भव 13वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ। ठीक है, वीर साहब का उद्भव कह रहा है 13वीं शताब्दी में कहाँ होता है, कर्नाटक में हुआ। वे अपने मृतकों को विधिपूर्वक दफनाते हैं। ठीक है, सत्य कथन को चुनना है। तो इसका उद्भव कह रहा है कि 13वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ, है ना। तो देखिए 12वीं शताब्दी में हुआ था, ये 13वीं शताब्दी में नहीं, कब हुआ था, तो 12वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, एक नया आंदोलन चला था जिसका हम लोग बसवन्ना के नेतृत्व में चला था। ठीक है, और बसवन्ना जो है वह कलाचूरी राजा के दरबार में क्या था, मंत्री था। किसके दरबार में? कलाचूरी राजा के दरबार में। ठीक है,
इन्हीं के अनुयायी को वीर शैव कहा जाने लगा और लिंगायत भी कहा जाने लगा, क्योंकि ये लिंग धारण करने वाले होते थे। वे अपने मृतकों को विधि पूर्वक क्या करते थे, दफना देते थे। ठीक है, तो केवल 2 जो है इसका उत्तर हो जाता है। 25वें प्रश्न पे आते हैं। इसमें जो है मध्यकाल में मलाबार तट पर बसे मुसलमान व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन कह रहा है कि वे स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाए। ये कथन सही था। उन्होंने क्या कर दिया कि स्थानीय मलयालम भाषा को अपना लिया। हालांकि स्थानीय आचारों जैसे कि मातृकुलीयता को न अपनाकर पितृसत्ता के विचारों पर बल दिया। ठीक है, तो ये गलत था। उसने क्या कर लिया, मातृकुलीयता को ही अपना लिया था। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा, दूसरा कथन गलत है। ठीक। 26वें प्रश्न पे देखें तो सूफी मत के विकास के संदर्भ में जो है विचार करना है। किसके, तो सूफी मत के संदर्भ में। पहला कथन कह रहा है कि इन्होंने धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना यानी कि पैगंबर के व्यवहार को सुन्ना कहा जाता था कि बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की है। तो ये कथन सही है। सूफी मत जो है इन सब के जितने भी धर्माचार्य हैं, कुरान है और जो सुन्ना होते थे पैगंबर का व्यवहार करने का, जितने भी विधिक शरिया वगैरह सब होती थी, उन सब का क्या किया है, वो आलोचना किया है। दूसरा कह रहा है कि सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर किया है। ठीक है, तो ये कथन भी सही है। तो दोनों ही कथन इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 27वें प्रश्न को देखें तो कह रहा है किस सिख गुरु की रचनाओं को अंतिम रूप से शामिल कर सिखों के धार्मिक गुरुग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर के। तो गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को क्या कर लिया गया, सबको शामिल करके उसको गुरु ग्रंथ साहिब नाम दे दिया गया। ठीक है। 28वें प्रश्न में देखें तो मीरा के गुरु कौन थे। तो मीरा के गुरु जो हैं वो कौन थे। ठीक है, तो रायदास जो है वह मीरा के गुरु थे। ठीक है, रायदास कौन थे, तो रायदास एक चर्मकार थे। ठीक है, उनतीसवें प्रश्न पे देखते हैं, कह रहा है कि हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की थी। तो हम्पी के भग्नावशेष की खोज जो है वह कॉलिन मैकेंजी ने की थी। कॉलिन मैकेंजी ने की थी। ठीक है। कृष्णदेव राय ने अपने माँ के नाम पर किस नगर की स्थापना की। तो कृष्णदेव राय ने अपने माँ के नाम पर जो है वह नगलपुरम की स्थापना किया था। किसका, तो नगलपुरम का स्थापना किया था। चलिए 31वें प्रश्न में चलते हैं। मुगल काल में किसानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। किस शब्द का इस्तेमाल, तो मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 17वीं सदी के स्रोत 2 किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, खुद काश्त और पाही काश्त। तो ये कथन भी क्या है, सही है। पाही काश्त वे खेतीहर थे जो दूसरों के गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे। तो ये कथन सही है। तो तीनों ही कथन इसमें सही हो जाएंगे। 32वें प्रश्न की तरफ देखें तो इसमें कह रहा है कि मुगल कालीन ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है कि सामान्यतः पंचायत में विभिन्न जातियों के लोग रहते थे। ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि सार्वजनिक कार्यों के लिए एक ग्राम कोष होता था। ठीक है, तो दोनों ही कथन सही है। मुगल कालीन ग्राम पंचायत जो कैसा होता था, तो पंचायत में जो है बहुत सारे और विभिन्न तरह के लोग, विभिन्न जाति के लोग निवास करते थे और सार्वजनिक कार्यों के लिए एक ग्राम कोष बनाया गया होता था। ठीक है, तो दोनों ही कथन इसमें सही हो जाएंगे। असम में कह रहा है कि पायक कौन थे। ठीक, तो असम में जो पायक होते थे वो जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले लोग होते थे। ठीक है, जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले लोग होते थे, उनको पायक कहा जाता था। मुगल कालीन राजस्व कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कर के लिए निर्धारित रकम को जमा कहा जाता था। तो ये कथन सही है। कर के लिए जो रकम निर्धारित की जाती थी उसको क्या कहा जाता था, उसको जमा कहा जाता था। ठीक है, अमील गुजार राजस्व कर वसूलने का कार्य करता था। तो ये कथन भी सही है। अमील गुजार जो है वो क्या करता था, राजस्व वसूलने का कार्य करता था।
ठीक। खेतीहर नगद भुगतान द्वारा ही कर अदा कर सकता था, नहीं, गलत है। खेतीहर जो है वो अनाज भी दे सकता था कर के रूप में, अपने उपज का कुछ हिस्सा दिया करता था, ठीक है। तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। इसमें 1 और 2 उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 35वें प्रश्न पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने के बराबर कोताही करते रहे, इसका कारण क्या था, ठीक है। और असत्य कथन को चुनना है। तो प्रारंभिक मांगे कह रहा है कि बहुत ही ऊंची थी, ठीक है। बी में कह रहा है कि कृषि की उपज की कीमतें नीची थी। सी में कह रहा है कि राजस्व का निर्धारण फसल की उपज के अनुसार बदलता था, जिससे उन्हें सूर्यास्त कानून के तहत राजस्व चुकाने में कठिनाई होती थी। तो ये कथन क्या है, सही है, ठीक है। जमींदार की शक्ति रैयत से राजस्व इकट्ठा करने तथा जमींदारी प्रबंध तक सीमित थी, नहीं, गलत है ये, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। 36वां प्रश्न कह रहा है कि कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रयास किया था। तो जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया था, ठीक है। तो ये कथन सही है। कंपनी जो है जमींदारों की सैन्य टुकड़ी को भंग कर देता है उस पर कंट्रोल बढ़ाने के लिए। सीमा शुल्क बढ़ा दिया, नहीं, ये गलत है, सीमा शुल्क नहीं बढ़ाया था। स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई थी, सब कंपनी का अधीन आ गया था। तो 1 और 3 सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए चलते हैं 37 नंबर पे। तो आते हैं अब हम 37 प्रश्न पे। इसमें कह रहे हैं कि जोतदार किन्हें कहा जाता है। तो जोतदार जो है वह धनी वर्ग के जो किसान होते थे ना, धनी किसान वर्ग जो होता था उसको जोतदार बोला जाता था, ठीक है। चलिए 38 पे आते हैं। ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को जंगल महालों में बसने का निमंत्रण क्यों दिया, असत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। कह रहे हैं कि संथाल अस्थायी कृषि के लिए स्वेच्छा से सहमत थे। पहाड़िया जनजाति झूम खेती नहीं छोड़ना चाहती थी। संथालों से अंग्रेजों को अपेक्षाकृत अधिक राजस्व लाभ प्राप्त होता। संथाल अंग्रेजों के लिए वन संपदा सुरक्षित रखते हुए खेती कर सकते थे, ठीक है। तो ये जो डी है इसका उत्तर हो जाएगा डी। संथाल जो है अंग्रेजों के लिए वन संपदा सुरक्षित रखते हुए खेती कर सकते थे, बाकी उनको जो है पहाड़ियों पर ज़्यादा विश्वास नहीं था, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, सॉरी माफ़ करिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी। 39 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि राजमहल की तलहटी में किस वर्ष एक काफ़ी बड़े इलाके को दामिन कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया, ठीक है। तो दामिन कोह के रूप में जो राजमहल की तलहटी को सीमांकित किया गया है वो किया गया 1832 ईस्वी में, ठीक है ना। क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि संथालों को जो है ज़मीन देकर राजमहल की तलहटी में जो है बसने के लिए तैयार कर लिया गया था, और 1832 तक जो है ज़मीन के एक बड़े इलाके को दामिन कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि भूमि जो है वो संथालों का भूमि हो गया, इस तरह का घोषणा कर दी गई, और उसको जो है उसी भूमि के अंदर में रहना था और खेती करनी थी, ठीक है। और वो सभी संथाल जो है वो क्या गए, अस्थायी किसान बन गए थे। 40वां प्रश्न कह रहा है कि पहाड़िया लोग खेती के अपने तरीके यानी कि झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक क्यों नहीं चला सके, ठीक है। पहला तो यही कारण है कि संथालों के राजमहल के पहाड़ियों पर बसने के कारण, ठीक है, ये भी है एक। और दूसरा ये है कि सर्वाधिक उर्वर ज़मीनें उनके लिए दुर्लभ हो जाने के कारण, ठीक है। तो जितने भी जो उर्वर ज़मीन थी वो दुर्लभ हो गई, क्योंकि जो है अंग्रेज़ जो है उन पर पाबंदियां लगा दी और उनको एक जगह से दूसरी जगह जैसे जंगल कटाई करने से रोकने लगे, ठीक है। तो दोनों ही कथन इसमें सही हैं। 41वें प्रश्न पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि परिसीमन कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे अंग्रेजों ने 1859 में रैयतों को ऋणदाताओं के शोषण से बचाने के लिए पारित किया, ठीक है। और दूसरा कथन कह रहा है कि इसमें कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होंगे। तो दोनों ही कथन इसमें क्या है, सही है, ठीक है। तो परिसीमन कानून के संबंध में जो है ये होता, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। 42वां प्रश्न कह रहा है कि दक्कन दंगा रिपोर्ट किस वर्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई थी,
ठीक है, यहाँ पे है कि किस वर्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट में दक्कन दंगा रिपोर्ट पेश की गई थी। तो ये 1878 में जो है दक्कन दंगा रिपोर्ट पेश की गई थी, ठीक है, क्योंकि उसको 1857 में जो है वह धक्का लग चुका था, कहीं जो है दंगा इस तरह से न भड़क जाए कि 1857 दोहराया जाए। तो इसीलिए जो है फटाफट जो है अंग्रेज़ों ने दक्कन दंगा रिपोर्ट जो है वह 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई। 43वें प्रश्न पे देखें तो 1857 की क्रांति के समय छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम में कोल आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया था? तो उसमें जो कोल आदिवासियों का नेतृत्व किया गया था वह किसने, तो भगत बंधु के द्वारा, गोनू के द्वारा किया गया था, ठीक है। देखिए, किसान, जमींदार और आदिवासियों को विद्रोह के लिए उकसाते हुए जो है कई जगहों पर उसको बहुत सारे नेता जो है सामने आए। तो उसी में से शाहमल ने जो है उत्तर प्रदेश में बरौत परगना के पास में एक गांव था, उसको संगठन किया, पूरे गांव के लोगों को संगठित किया। और छोटा नागपुर स्थित जो सिंहभूम जिला है उसमें जो है आदिवासी काश्तकार था एक, कौन, गोनू। गोनू जो है उस इलाके के आदिवासियों को संभाला, उसका नेतृत्व संभाला, ठीक है। चलिए 44 की बात करें तो इसमें कह रहा है ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। इस कथन के संदर्भ में विचार करना है। तो पहला कह रहा है कि यह कथन लॉर्ड कैनिंग का है और दूसरा कह रहा है कि यह भारतीय साम्राज्य के संदर्भ में बोला गया है, ठीक है। तो ये दोनों ही कथन गलत है। यह जो कथन है वह लॉर्ड डलहौजी का है, गवर्नर जनरल था उस समय में, कौन, डलहौजी, ठीक है। तो यह लॉर्ड डलहौजी का कथन है और वह अवध रियासत के बारे में कहा गया था, ठीक है, क्योंकि उसको यकीन था कि अवध आज नहीं कल हम इसको अपने में मिला ही लेंगे, ठीक है। तो वह कहा था कि ये गिलास फल जो है एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। और 5 साल बाद हुआ भी कि 1856 में जो है इस रियासत को औपचारिक रूप से औपनिवेशिक शासन का, औपनिवेशिक साम्राज्य का जो है अंग या रियासत का अंग जो है वह घोषित कर दिया गया डलहौजी के द्वारा, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। तो कोई भी कथन यह सही नहीं है। पैंतालीस प्रश्न पे देखें तो इसमें कह रहा है कि सहायक संधि के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई थी, ठीक। दूसरा कथन कह रहा है इसमें कि अंग्रेज अपने सहयोगी के बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे, ठीक है। असत्य कथन को चुनना है, तो ये कथन सही है, दोनों ही कथन सही हैं, ठीक है ना। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी, ठीक है। सहयोगी पक्ष किसी और शासक के साथ संधि तो कर सकेगा परंतु अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा नहीं, अंग्रेजों की अनुमति के बिना न तो संधि कर सकता था न ही किसी युद्ध में भाग ले सकता था। तो ये दोनों ही कथन क्या है, ये कथन क्या है, इसका दोनों ही हिस्सा गलत हो जाता है, ठीक है। इसलिए उत्तर हो जाएगा हमारा डी। 46वें प्रश्न पे देखें तो कह रहा है देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है, ठीक है। तो 46वें प्रश्न पे देखें तो यह जो है कह रहा है कि देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। यह कथन किसके, तो अवध को जब मिला लिया गया औपनिवेशिक शासन में तब कहा गया था, ठीक है। चलिए 47वें प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि एक मुश्त बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था कब लागू किया गया, ठीक है। एक मुश्त बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था कब लागू किया गया, तो ये लागू किया गया 1856 में, ठीक है। ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने जो है वह ताल्लुकदारों की हैसियत व सत्ता को बहुत चोट पहुंचाई थी और अधिग्रहण के बाद जो है 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से एक ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। यह जो बंदोबस्त था वह इस मान्यता पर आधारित था कि ताल्लुकदार बिचौलिया था,
ठीक है, और उसके पास ज़मीन का मालिकाना हक नहीं था। तो ये 1856 में लाया गया था। 48वें प्रश्न पे देखें तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शाहमल मध्य प्रदेश के बड़ौद परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया था। तो पहला कथन तक गलत है। ठीक है, पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि यह शाहमल जो है वह उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना के रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए यह गलत हो जाता है। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने जो है वह चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया था, तो ये कथन सही है। दूसरा कथन क्या है, सही है। ठीक है, वह देखिए शाहमल जो है वह क्या था, एक जाट कुटुंब से संबंध रखता था, जाट था वो, और जो 84 देश यानी कि उस समय जो 84 गांव हुआ करता था वहाँ तक फैला हुआ था। ठीक है, और उसका ज़मीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ था, है ना, क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं जो है सिंचाई वगैरह सब भी हो गया तो वहाँ पे उपजाऊ था। 1857 जो है मौलवी मोहम्मदुल्ला जो है वह मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है वह फैजाबाद जेल में बंद कर दिया गया था, और जब रिहा हुआ हुआ तो 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने जो है उसका अपना नेता चुन लिया था। ठीक है, और वो क्या किया था, तो चिन्हाट का जो संघर्ष हुआ था उसमें भाग लिया था, हिस्सा लिया था मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका बी। निम्न घटनाओं के कार्यक्रम का निर्धारण आरोही क्रम में करना है। पहला कह रहा है चंपारण का नील आंदोलन, दूसरा कह रहा है अहमदाबाद मिल आंदोलन, तीसरा खेरा किसान आंदोलन, और चौथा कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रेस पर प्रतिबंध। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रेस पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, 14 से 18 में, तो पहला तो नंबर तो यही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आता है चंपारण का नील आंदोलन होता है 1617 में। ठीक है, इसके बाद चंपारण का नील आंदोलन होता है। ठीक है, फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन और खेरा किसान आंदोलन होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 यानी कि क्या हो जाएगा, 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी का जीवनी किस विदेशी लेखक ने लिखी थी? तो महात्मा गांधी का जो जीवनी है वह लिखी थी किसने, तो लुई फिशर ने लिखी थी। कब लिखी थी? ठीक है, तो महात्मा गांधी के अमेरिकी लेखक था वो लुई फिशर, वो लिखा था। ठीक है, असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया था, लुई फिशर। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ये अमेरिका के थे लेखक। 51 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि 1922 में गांधी जी को सज़ा सुनाने वाले जज कौन थे? तो 1922 में जो है गांधी जी को सज़ा सुनाने वाले जज थे जस्टिस C.N. ब्रीमफील्ड। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, C.N. ब्रीमफील्ड। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान जो है वह जो है गांधी जी को जेल में डाल दिया था, और स्वयं गांधी जी को जो है मार्च 2022 में राजद्रोह का आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, 52वें प्रश्न की बात करें तो इसमें कह रहा है कि 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो कह रहा है कि गांधी जी के आगमन के पहले भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप मध्यवर्गीय था। ठीक है, महात्मा गांधी आमजन की तरह वेशभूषा धारण करते थे जिसके कारण राष्ट्रवाद का स्वरूप व्यापक हुआ। पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो ये तीनों ही कथन सही हैं। असत्य कथन का चयन करना है तो असत्य इसमें से कुछ भी नहीं है। ठीक है, तीनों ही कथन क्या है, सही है, तो उत्तर हो जाएगा डी। 53 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि 1929 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, 1929 पहला कह रहा है कि यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में किया गया। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएंगे, असत कथन का चयन करना है, तो ये तो गलत कथन है। ठीक है,
यह अधिवेशन क्या है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में किया गया था, तो यह गलत है। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। ठीक है, तो 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी, ये कथन सही है। अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो अध्यक्षता कर रहे थे उस समय ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी उस समय, और लखनऊ में नहीं हुआ था, ये हुआ था कहाँ पे, तो लाहौर में। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल, असत्य कथन चुनना है ना, तो असत्य कथन में केवल एक उत्तर हो जाएगा। 54वें प्रश्न पे देखें, तो इसमें कह रहा है कि दांडी यात्रा के संदर्भ में विचार करना। तो पहला कह रहा है कि इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। ठीक है, और दूसरा कथन कह रहा है कि यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। दोनों ही कथन क्या है, सही है। तो इसमें कह रहा है असत्य कथन को चुनना है, तो कोई भी कथन इसमें असत्य नहीं है। ठीक, 55वें में आते हैं, तो इसमें कह रहा है दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष लंदन में आयोजित हुआ, तो यह 1931 में हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट होता है 30 में, और 1931 में जो है गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है लंदन में। चलिए 56 में बात करें थे, तो वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कह रहा है कि ये चुनाव 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित निधिक शासन व्यवस्था की घोषणा के आधार पर हुए। और दूसरा कह रहा है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर हुए चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 8 प्रांतों में सफलता मिली। ठीक है, तो पहला जो कह रहा है कि इसमें वयस्क मताधिकार पहला कह रहा है कि ये चुनाव 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधिक शासन व्यवस्था की घोषणा के आधार पर हुए थे, ये कथन क्या है, सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 8 प्रांतों में सफलता मिली, तो ये कथन क्या है, गलत है। ठीक है, तो उस समय जो सफलता मिली थी कांग्रेस को वो कितने में, ठीक है, 11 में से 8 प्रांतों में हुई थी, लेकिन मताधिकार वयस्क मताधिकार नहीं था उस समय। केवल लिटरेट और जो जमींदार या फिर जो उच्च कुलीन लोग थे वही मत देते थे। ठीक है, तो दूसरा कथन गलत हो जाता है, केवल एक कथन इसमें सही होता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग 57 पे। कह रहा है क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि 1942 में चर्चिल ने भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है ना, क्रिप्स मिशन इसलिए नहीं आया था। कांग्रेस की मांग थी कि वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। ठीक है, तो ये कथन सही है। दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2। फिफ्टी 58 पे बात करते हैं। कह रहा है कि जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस दिन निर्धारित किया। ठीक है, तो ये 16 अगस्त 1946 का काला दिन था। जवाहरलाल नेहरू तथा संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, तो ये कथन सही है। नेहरू ने ही तिरंगे का प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, ये कथन भी सही है। तो दोनों कथन इसमें क्या है, सही है। ठीक, 60 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत सरकार यानी कि अंतरिम जो सरकार बनी थी उस समय के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो उनके जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे बी.एन. राव। बी.एन. राव जो है वह भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे। भारत सरकार के मुख्य योजनाकार कौन थे। तो भारत सरकार के जो मुख्य योजनाकार थे वो थे एस.एन. मुखर्जी। ठीक है, मुख्य योजनाकार
योजनाकार कौन थे? तो SN मुखर्जी जो है मुख्य योजनाकार थे। 62 में कह रहा है कि संविधान के मसौदे में विषयों की 3 सूचियां बनाई गई थी, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। दूसरा कथन क्या कर रहा है कि खनिज पदार्थों के विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया था ये गलत है। ठीक है। अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार है। ठीक है। तो ये कथन क्या है? सही है। 1 और 3 सही है इसमें। ठीक है। यदि हम लोग देखें तो इसमें जो है खनिज पदार्थों को किसमें, तो राज्य सूची में नहीं दिया गया था, ये केंद्र सूची का ही विषय बनाया गया था। 63वें प्रश्न में देखें तो संविधान में वर्णित कर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कह रहा है कि आयकर और आबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकार के बीच बांट दी गई। ठीक है। तो ये कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। संपत्ति कर तथा बिक्री कर राज्य सरकार को अधीन रखा गया, तो ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों ही इसमें सही है। ठीक है। चलिए 64 पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंबेडकर शक्तियों का केंद्र तथा प्रांतों में बराबर विभाजन चाहते थे। ठीक है। तो ये गलत है। अंबेडकर चाहते थे कि केंद्र क्या हो? शक्तिशाली हों। ज़्यादातर राष्ट्रवादी शक्तिशाली तथा एकीकृत केंद्र के पक्ष में थे। तो ये कथन क्या है? सही है। तो केवल 2 इसका उत्तर हो जाएंगे। 65 में कह रहा है कि अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक किस दिन हुई थी? तो अंतरिम सरकार की जो आखिरी बैठक हुई थी वह किस दिन हुई थी? वह हुई थी 16 जुलाई 1947 को। ठीक है। 16 जुलाई 1947 को अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक हुई थी। 66 में कह रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय होम रूल लीग आंदोलन के बाद राष्ट्रीय पटल पर उभर कर आए। ठीक है। तो ये कथन गलत है। उससे पहले ही ये लोग राष्ट्रीय पटल पर आए, इन्होंने खुलकर उदारवादियों का विरोध किया। ये कथन क्या है? सही है। तो केवल 2 इसका क्या हो जाएंगे? उत्तर हो जाएंगे। ठीक है। 1905-7 के बीच जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसी में जो है इन लोगों का अपील जो है काफ़ी व्यापक हुआ था, और उसी समय से जो है इनकी जो है आंदोलन में जो है प्रमुख भूमिका रही थी बाद के आंदोलनों में। तो होम रूल लीग के स्थापना से पहले ही इनकी जो है राष्ट्रीय जो है वह नेता के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे ये सब। 67 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि उदारवादियों के संबंध में विचार करना है। तो ये क्रमिक व लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती थे। ठीक है। तो ये कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। उदारवादी समूह जो था वह क्रमिक और लगातार प्रयास करते रहने का विचार का हिमायती था। ठीक है। उदारवादियों में जो है गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। उनके साथ जो है और मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो गांधी जी की तरह ही गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित क्या थे? वकील भी थे। मोहम्मद अली जिन्ना एक उदारवादी नेता थे। तो ये कथन क्या है? सही है। दोनों ही कथन इसमें सही है। 68 की बात करें तो कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कैबिनेट मिशन ने ऐसी संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। ठीक है। तो ये कथन सही है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। ये भी कथन सही है। तो दोनों ही कथन इसमें सही है। ठीक है। 68 में ट्रेल ऑफ टीयर्स का संबंध निम्न में से किस घटना से है? तो ट्रेल ऑफ टीयर्स का संबंध जो है वह अमेरिकी मूल निवासियों के जबरन विस्थापन से है। ठीक है। अमेरिकी मूल निवासियों के जबरन विस्थापन से है इसका संबंध, ट्रेल ऑफ टीयर्स का। 70वें प्रश्न पे देखें तो कह रहा है कि 18वीं सदी के यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कह रहा है कि पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर करते थे। ठीक है। तो ये कथन क्या है? सही है। उन लोगों की नज़र में जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग संगठित धर्म और शहरीपन जैसे शहरी जैसे रहते हैं, वो क्या है? सभ्य मनुष्य है। और ब्रिटिश दर्शन शास्त्री ज्यां जैक रूसो सभ्यता के इस मानदंड को विकृत मानते थे। ये कथन सही है, गलत है। ये रूसो का ही कथन था जो ऊपर में दिया गया था। ये कथन क्या हो जाएंगे? दूसरे गलत हो जाएंगे। तो केवल एक जो है इसका उत्तर होगा।
ठीक है। अब आते हैं 71 पे। 71 में कह रहा है कि ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता किस वर्ष दी? तो ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता किस वर्ष दी? तो ये दिया 1781 में। ठीक है। 72 में कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विचार करना है। तो पहला कह रहा है कि दक्षिणी राज्यों ने दास प्रथा का विरोध किया क्योंकि उनका अर्थतंत्र दासों पर नहीं टिका हुआ था। ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि दास प्रथा समाप्त करने के मुद्दे पर उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ। तो पहला कथन क्या है, गलत हो जाएगा, दूसरा कथन इसमें सही है। ठीक है। तो दक्षिणी राज्यों में दास प्रथा का विरोध किया क्योंकि उनका अर्थतंत्र जो है वह दासों पर नहीं टिका हुआ था, और दास प्रथा जो है समाप्त करने के मुद्दे पर उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था। ठीक है। 73 की बात करते, कह रहे मेटिनसों का विद्रोह किस देश में हुआ था? ठीक है। तो मेटिनसे का जो विद्रोह हुआ था वो कनाडा में हुआ था। 74 की बात करें तो इसमें कह रहा है अमेरिकी मूल निवासियों के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कह रहा है कि 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशन में मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ। दूसरा कह रहा है कि 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की कि उसके रिजर्वेशन वापस नहीं लिए जाएंगे और उनकी परंपराओं में दखलंदाजी नहीं की जाएंगी। ठीक है। तो दोनों ही कथन इसमें क्या है, सही है। वैसे इतना बराबर आज जो स्टेटमेंट रहे ना तो सही ही होता है, आंख बंद करके सही लगा देना चाहिए। 75 में कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों को स्वशासन का अधिकार किस वर्ष मिला था? तो 1850 में मिला था। ठीक है। 76 की बात करें तो कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन को टेरा न्यूक्लियस ठीक है कहती आई थी। टेरा न्यूक्लियस का अर्थ क्या है? तो टेरा न्यूक्लियस का अर्थ है जो किसी का नहीं है। ठीक है, जो किसी की नहीं है। पहला अफीम युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो पहला जो अफीम युद्ध हुआ था वो 1739 में प्रारंभ हुआ था। 1839 में, सॉरी। पहला अफीम युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1839 में प्रारंभ हुआ था। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है इसकी स्थापना 1920 रूसी क्रांति के समय कुछ समय बाद में हुई थी। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि माओ त्से-तुंग ने क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करते हुए रूस से एक अलग रास्ता चुना। ठीक है। तो दूसरा कथन सही है, पहला कथन इसका गलत हो जाएगा। इसकी स्थापना कह रहा है कि चीन की जो साम्यवादी पार्टी है उसकी स्थापना रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हुई थी। तो ये गलत है, तो केवल 2 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए 79 की बात करते हैं, पीपुल्स कम्यून्स के संदर्भ में विचार करना है। तो पहला कह रहा है कि यह चीन में औद्योगिकरण की गति तेज करने के लिए उत्पादन में लोगों का सामूहिक प्रयास था। तो ये कथन सही है। पीपुल्स कम्यून्स जो है वह चीन में औद्योगिकरण की गति तेज करने के लिए उत्पादन में लोगों का सामूहिक प्रयास था। दूसरा कह रहा है कि यह प्रयास कृषि क्षेत्र में भी किया गया था। ठीक है, तो यह भी सही है। ठीक है, तो इसका दोनों ही उत्तर हो जाएगा। पीपुल्स कम्यून्स का प्रयास जो है कृषि क्षेत्र में भी किया गया था। 80वें प्रश्न पे देखें तो 1960 की अप्रैल क्रांति जो है किस देश से संबंधित थी? ठीक है, तो 1960 की जो अप्रैल क्रांति है वह किस देश से संबंधित थी? तो वह थी दक्षिण कोरिया से संबंधित थी। ठीक है। 81वें प्रश्न, यहाँ हमारा हिस्ट्री आज का सेशन खत्म हो रहा है। अब हम लोग करंट अफेयर्स पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 81 से लेकर के 100 तक का जो प्रश्न होगा वो करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया?
तो इसका उद्घाटन किया है जगदीप धनखड़ ने। ठीक है। 82 में कह रहा है कि अयोध्या राम मंदिर की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। इसका निर्माण वास्तुकला की नागर शैली में किया गया है, तो ये सही कथन है। बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग जराई कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, निर्माण में लोहे का उपयोग नहीं किया गया है, ये कथन क्या है, सही है। मंदिर में कुल 5 मंडप है, ये भी कथन क्या है, सही है। ठीक है, दूसरा गलत है, बाकी 1, 3 और 4 क्या है, सही है। 1, 3, 4 है किसी में, 1, 3, 4 सी उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है। 83 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस 2 महत्वपूर्ण जल निकायों पर फ्रांस की तटरेखाएं हैं। तो फ्रांस की जो तटरेखाएं हैं वह कहाँ कहाँ हैं, तो वो अटलांटिक महासागर में एक है और एक मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर में है। तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर में है फ्रांस। ठीक है। 84 की बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश किसी देश की वास्तविक संपत्तियों और व्यवसायों में निवेश है, जैसे कि कारखाने, भूमि और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, जबकि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो एफडीआई है वह किसी देश की वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में निवेश। तो ये गलत है, पहला कथन क्या है, गलत है। ठीक है। जो पोर्टफोलियो निवेश है, एफपीआई है, वह जो है बॉन्ड, स्टॉक और म्यूचुअल फंड यानी कि शेयर मार्केट, इन सब में निवेश है। और जो एफडीआई है वह जो है वहाँ पे जो व्यवसाय में निवेश है। व्यवसाय का मतलब उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कारखाने बनते हैं, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर बनती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनती है, उस पर निवेश होता है एफडीआई का। ठीक है, तो ये गलत कथन है। एफपीआई को निवेश का एक निष्क्रिय रूप माना जाता है, जबकि एफडीआई को निवेश का एक सक्रिय और दीर्घकालिक रूप माना जाता है। तो ये कथन सही है। एफपीआई जो है आया राम गया राम है, क्योंकि इसमें स्टॉक में निवेश जो होता है वो 1 दिन के लिए भी और 1 साल के लिए भी निवेश होता है, तो उसमें उसका जो है वो एक्टिव रूप नहीं है वो। ठीक है। लेकिन जो एफडीआई है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए आता है, क्योंकि रेल बन रहा है, पुल बन रहा है, ठीक है, रोड बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बिल्डिंगें बन रही है, तो ये दीर्घ समय के लिए और सक्रिय रूप होता है, तो इसलिए ये कथन सही है। तीसरा में कह रहा है कि एफपीआई में एफडीआई की तुलना में अधिक अस्थिरता और जोखिम शामिल होते हैं। तो एफपीआई में सही है कि और ज़्यादा जो है जोखिम शामिल होता है एफपीआई में एफडीआई की तुलना में। तो 2 और 3 जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है। 84 था, 85 पे आते हैं अब। कह रहा एंड टू एंड एनक्रिप्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार करना है। कह रहा है कि E2E का मुख्य सिद्धांत जो है वह प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक डेटा को एनक्रिप्ट करना है, जिससे यह किसी और के लिए पहुंच योग्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये कथन क्या है, सही है। ठीक है ना। व्हाट्सएप जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप उपयोगकर्ता संदेशों को सुरक्षित करने के लिए E2E का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी कथन सही है। उपयोगकर्ताओं के लिए E2E एन्क्रिप्शन का प्राथमिक लाभ तेज डेटा ट्रांसमिशन गति है, ये गलत है। ठीक है, इससे डाटा को तेज या स्लो से कोई मतलब नहीं है। 1 और 2 इसका उत्तर होगा। वाइब्रेंट इंडिया यशस्वी के लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला कह रहा है कि यह अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि ईबीसी और विमुक्त घुमंतु जनजाति यानी कि डीएनटी के छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना है। ठीक है, तो वाइब्रेंट इंडिया कह रहा है कि एक छात्रवृत्ति योजना है, तो ये कथन सही है। केवल कक्षा 9 और कक्षा 11 में पढ़ने वाले छात्र ही इस छात्रवृत्ति को पाने के लिए पात्र माने जाएंगे, तो ये भी कथन क्या है, सही है। यह योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, ये गलत है। यह जो योजना है वह किसके द्वारा शुरू की गई है, पीएम यशस्वी योजना, तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, तो इसलिए ये कथन क्या है, गलत हो जा रहा है। तो केवल 1 और 2 इसमें सही है। ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो सूरजमुखी खेती से, ग्रामीण निवास से, बाल स्वास्थ्य से, छत पर लगे सौर पैनल से। प्रधानमंत्री जो सूर्योदय योजना है वह किससे संबंधित है, तो छत पर लगे सौर पैनलों से। ठीक है। बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो इंडिया एकल का जो महिला ओपन हुआ उसका खिताब किसने जीता, उसका खिताब जीता है ताई त्सु यिंग ने।
ठीक है, ताइजू यिंग ने। 89 में देखें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो सहयोग के लिए जो समझौता ज्ञापन हुआ है वह हुआ है ओमान के साथ में। किसके साथ में? तो ओमान के साथ में। जननायक के नाम से जाना जाता है, तो जननायक के नाम से कौन जाना जाता है? कर्पूरी ठाकुर जाना जाता है जननायक के नाम से, ठीक है। भारत रत्न पुरस्कार के संदर्भ में विचार करना है करें। यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए व्यक्तियों को स्वीकार करता है, ठीक है, कथन सही है। यह देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, यह भी सही है। पुरस्कार में 5 लाख रुपए का आर्थिक अनुदान दिया जाता है, ये गलत है। संविधान का अनुच्छेद 18(1) के अनुसार पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है, ये कथन सही है, ठीक है। तो 1, 2 और 4 इसका सही उत्तर होगा सी, ठीक है। ठीक है ना। तो इसमें देखिए ये जो पुरस्कार है भारत रत्न, ये एक मानक पुरस्कार है, मानद पुरस्कार है। तो इसमें कोई भी मुद्रा राशि नहीं दी जाती है, ठीक है, इसमें मुद्रा से इनकी कंपैरिजन नहीं की जाती है। तो ये हो गया हमारा 91। अब आते हैं हम लोग 92 पे। जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला कह रहा है कि इसका प्राथमिक लक्ष्य भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है, ठीक है। तो ये कथन क्या है? सही है। इसका उद्देश्य सभी ग्रामीण समुदायों के लिए केंद्रीकृत जल उपचार संयंत्र स्थापित करना है, तो ये गलत है। जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी मिशन की एक प्रमुख विशेषता है, यह सही है, ठीक है। तो 1 और 3 इसका सही उत्तर होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो खिताब जीता है वह जीता है जैनिक सिनर ने। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है, DLI योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उद्देश्य जो है स्टार्टअप्स और MSME के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन बुनियादी ढांचे तथा पहुंच को मजबूत करना और सुविधाजनक बनाना है, ठीक है। तो इसका ये कथन सही है। इसमें कह रहा है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डिजाइन, सामग्री विज्ञान अनुसंधान और अर्धचालक उपकरण विनिर्माण DLI योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त कर रहा है, ये गलत हो गया। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना के लिए फंडिंग भी देता है, यह भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो 94 का जो उत्तर होगा केवल 1 इसका उत्तर होगा, तो केवल 1। 95 कह रहा है कि अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो इनके जो मुख्य वास्तुकार है उसका नाम क्या है? तो उनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है। 96 की बात करें तो इसमें है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया गया आपको हरियाणा में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो जो 78वां सत्र हुआ है कुछ दिन पहले जनवरी में, उसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा का, तो उसका अध्यक्ष कौन है जो इस समय भारत के दौरे पर है? यानी कि जनवरी में वो भारत के दौरे पर थे, अभी के नहीं, ठीक है। तो ये जो डेनिस फ्रांसिस, ठीक है। सीमा सुरक्षा बल के संदर्भ में करा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1 में कह रहा है कि इसका एक कार्य आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना है, ठीक। ये सही है। यह चीन और नेपाल के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। सीमा सुरक्षा बल BSF नहीं, यह सशस्त्र सीमा बल है जो चीन और नेपाल के साथ सीमाओं की सुरक्षा करता है। सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वह किसके? BSF जो है वह इंडिया पाकिस्तान के लिए है, ठीक है। यह भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF में से एक है, ठीक है। तो यह सही है। SSB जो है वह इंडिया नेपाल और चाइना के साथ पास में है,
ठीक, 98। चलिए 99 की बात करते हैं। तो 99 में कह रहा है, सेकेंड लास्ट प्रश्न है ये आज का। तो कह रहा है, संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है आपको 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को। ठीक है, अंतिम प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। हेपेटाइटिस ए मुख्य रूप से रक्त आदान के माध्यम से फैलता है। तो ये गलत है। हेपेटाइटिस ए आपको ये संक्रमण से फैल जा सकता है। हेपेटाइटिस ए का वायरल संक्रमण है, एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से लीवर में सूजन के कारण बनता है। तो ये कथन सही है। हेपेटाइटिस हेविसियोर हेपेटाइटिस ए के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित टीका है। तो ये भी कथन सही है। 2 और 3 इसका सही उत्तर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और देखते रहिए हमारे चैनल को, फॉलो करते रहिए। ठीक है, इस पर हम लोग और वीडियो जो है अभी तुरंत लेके आ रहे हैं, कुछ समय में आपको अपलोड किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, हम प्रचार नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, पर ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।